हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम DSSP PRT के लिए इंग्लिश में टेंस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम रियली वेरी सॉरी। आई नो कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि 26 से 5 के बीच में हमने पूरी अपनी इंग्लिश की सिलेबस कंप्लीट कर ली थी DSSP PRT के लिए, पर ऐसा नहीं हुआ है। आज हो गए हैं 9 तारीख और अभी भी कुछ टॉपिक आपके इंग्लिश के सिलेबस के बचे हुए हैं। मैंने आपको रीज़न बताया था कि हमारे टेक्निकल इशू कुछ आ रही है, जिस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। कंटेंट ऑलरेडी सब कुछ बना के तैयार है, वीडियो भी बना ली है, रिकॉर्डिंग भी कर ली है बहुत सारी, पर ऐसा हो रहा है कि अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है और उस टेक्निकल इशू के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा हो गया है। तो जिस वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मैंने बोला था कि इतने से इतने के बीच में हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आई नो आपको बुरा लगा होगा कि बोल के भी नहीं किया, तो इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी कि चीज़ें नहीं हो पा रही हैं टाइम पे। ओके, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ना है क्या? टेंस पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश का हमें टेंस पढ़ना है। टेंस आप जानते हैं, अगर एक तरह से देखा जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस, ये दो ऐसे मेजर टॉपिक हैं जो कि आपके इंग्लिश का पूरा ग्रामर को संभालते हैं। एक तरह से पूरे ग्रामर को ये दोनों टॉपिक एकदम मेजरली संभालते हैं। अगर आपने टेंस समझ लिया तो आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच समझ लिया तो आप ये जान जाओगे कि भाई इस चीज़ का प्रयोग क्यों हुआ है और कैसे, किसका संबंध क्या हो रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह से काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट ऑफ स्पीच से पता चल जाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम टेंस करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से टेंस के सारे रूल एंड रेगुलेशन चलते हैं, जो कि आपके ग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस को। टेंस के लिए दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए समय का, ठीक है, टाइम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम बोलते हैं टेंस काल, जो कि आपका समय है। जैसे 3 तरह की चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है कि एक प्रेजेंट होता है आपका, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। अगर कायदे से देखा जाए तो पास्ट सबसे पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका प्रेजेंट आएगा, फिर आपका फ्यूचर आएगा, ठीक है। जो काम हमने कर लिया है वो हमारा भूतकाल में हो जाता है, जो काम हम कर रहे हैं वो हमारा वर्तमान काल है, जो काम हम करने वाले हैं उसको हम किस में दिखाते हैं, भविष्य काल में, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको एकदम पता ही होंगी। अब हम सबसे पहले जानते हैं, इस चीज़ को देखेंगे कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके आगे भी क्या चीज़ें हैं। तो आपका ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। अब इनको फर्दर डिवाइड किया गया है और बाकी चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए। तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 चीज़ों के साथ इनको डिवाइड किया गया है। यानी कि प्रेजेंट के भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे। इसी तरह से पास्ट के चारों टेंस होंगे, उसी तरह से फ्यूचर के चारों टेंस होंगे, ठीक है। इन चारों प्रकारों में सारी चीज़ें, इन 3 टेंस के चारों प्रकारों में सब चीज़ें एकदम अलग होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेफिनिट की। ये एक चार्ट आप एकदम अच्छे से तैयार कर लेंगे, जिससे कि एक तरह से कह सकते हैं इस एक चार्ट से मात्र आपका पूरा का पूरा टेंस एकदम अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एकदम की पॉइंट मैं लेके चल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लेके चलना ज़रूरी नहीं है, आपको पता ही है चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हमारा जो इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डज होता है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें डू डज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो भाई इसमें सेंटेंस किस तरह के आएंगे, जैसे कि राम जाता है, ठीक है, राम जाता है, राम ये काम कर रहा है, या फिर राम ये काम करता है। अगर सेंटेंस के जो एक हमारा सबसे पुराना रूल हम जैसे पढ़ते थे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ये आ जाता है, तो वो हमारा इंडेफिनिट। ये क्या शो कर रहा है कि ये राम काम करता है, ये कोई काम करता है, ठीक है। यानी कि वो काम आपका जो है इस वक्त प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में हो रहा है, तो उसके लिए हम इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया डू डज, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर आपका वर्ब आता है और उसके बाद से क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। अब ये टेंस के हिसाब से वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और यस या ईएस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लग जाता है, ठीक है। ये आपके अफर्मेटिव के लिए होता है। जब आप निगेटिव बनाते हैं इसका, तो सब्जेक्ट फिर डू डज आ जाता है। देखिए इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, पर जैसे ही आप निगेटिव में आते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आ जाता है, डू डज आ जाता है, ठीक है, डू डज। उसके बाद से नॉट, अब डू या डज आपके उसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लग जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, जैसे राम गोज,
ठीक है, राम गोज, ये आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, और राम गोज अगर लगा दिया हमने, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, क्योंकि यहाँ ईएस लगा है तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, डज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो राम डज नॉट गो। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। फिर उसके बाद से अगर हम इसको 1 मिनट, सॉरी, अगर हम इसका अफर्मेटिव, जब हम इसका इंट्रोगेटिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ लिखा भी है, राम गोज, राम डज नॉट गो। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपका आगे आ जाता है, तो डज राम गो, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में डज राम नॉट गो। इस तरह से हमारा जो है पूरा का पूरा ये चारों प्रकार जो है इसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनते हैं। और अगर QW लगाना है इसके आगे, जैसे कि वाई डज राम गो, तो यहाँ पे QW लग जाएगा। उसके बाद से इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। इंट्रोगेटिव बिल्कुल एज इट इज रहता है, बस आगे QW आपका वर्ड लग जाता है। वाई डज राम नॉट गो, ठीक है, निगेटिव के साथ भी इसी तरह से रहेगा। तो ये हमारा टोटल इंडेफिनिट का हो गया कि इंडेफिनिट में इस तरह से चीज़ें होती हैं। अभी हम आगे पूरा एक्सप्लेन करते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेंगे। ठीक है, ये पूरा अच्छा खासा PDF मैंने तैयार किया है, देख लीजिए यहाँ पे सारी चीज़ें, कौन किस तरह से क्या यूज होता है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारी की सारी हम चीज़ें देख लेंगे। सबसे पहले हम बस टेबल देख लेते हैं एक बार, कि हमें पता हो जाए, एक ओवरव्यू मिल जाए। कंटिन्यूअस में क्या होता है, तो सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, और वर्ब की ING फॉर्म लगती है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसमें सेम यही होगा कि सब्जेक्ट होगा, फिर आपका वर्ब हो जाएगा जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की ING फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। उसी तरह से निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, और इंट्रोगेटिव में यही हेल्पिंग वर्ब आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक, और वर्ब की ING फॉर्म एज इट इज रहेगी कंटिन्यूअस में। परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, परफेक्ट का क्या मतलब होता है कि वह काम कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इसमें चुका है, चुकी है, ये वाली चीज़ें आती हैं। तो इसमें आपका सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, सेम उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है निगेटिव में, और हेल्पिंग वर्ब आपका आगे आ जाता है इंट्रोगेटिव में, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आ जाता है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें एज इट इज ही रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। हमको दो चीज़ें इसे ध्यान रखनी है, एक तो हेल्पिंग वर्ब क्या काम कर रहा है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आपकी लग रही है, ये ध्यान रखना है। तो परफेक्ट में आपका एज इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरे के पूरे उसमें रहती है, मतलब अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस में आपका ये होता है कि इसमें आपकी हैज बीन या हैव बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की ING फॉर्म लगती है क्योंकि कंटिन्यूअस है। ठीक है, सेम उसी तरह से हमारा फॉर्मूला इसमें भी होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका जो है निगेटिव आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, हैव नॉट बीन हो जाता है। ठीक है, वर्ब की ING फॉर्म एज इट इज रहती है, और जब इसका इंट्रोगेटिव बनता है तो हेल्पिंग वर्ब जो है आगे आ जाता है, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, फिर बीन लग जाता है, ये हमको ध्यान रखना है। सेम उसी तरह से हमारा पास्ट में हो जाएगा, बस पास्ट का हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है ये याद रखना है, तो इसका डिड होता है। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो इसमें भी सेम इंडेफिनिट में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब ऊपर नहीं लग रहा था, यानी कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा था, तो उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में भी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको ट्रिपल डबल जितना भी स्टार बना के आपको लिखना, आप याद कर लीजिए इसको, कि ये जब अफर्मेटिव होता है तो उसमें तो इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, पर जैसे इसका निगेटिव आता है तो वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म लग जाता है। सिर्फ अफर्मेटिव के सेंस में जो है इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है। बाकी जितने भी बनेंगे इसके बाद से, जहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब जैसे ही आता है डिड, वैसे इसका जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है, ना कि सेकंड फॉर्म रहता है। ठीक है, जैसे इसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो कि अफर्मेटिव में सेकंड था। यही आपको याद रखना है, बाकी चीज़ें सब सेम है जैसे कि अदर में हमने देखी। ठीक है, उसके बाद से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस आता है, जिसमें हेल्पिंग और वॉज और वर होती है, जो कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं कि किसके साथ क्या लगेगा। अभी हम नीचे उसको देखेंगे। इसमें वर्ब का ING फॉर्म लगता है, वो कि चारों में एज इट इज रहता है। उसी तरह से हमारा जो ये पास्ट परफेक्ट है, इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, इसमें सारे के सारे ये थर्ड फॉर्म ही रहते हैं, इसमें अप टू डाउन लेकर के सारे के सारे थर्ड फॉर्म रहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब शुरू से ही लगता है इसमें। ठीक है, और उसी तरह से हमारा आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, हैड बीन, और वर्ब की ING फॉर्म लगती है क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस है। सेम उसी तरह से चीज़ें हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा फ्यूचर एक बार देख लेते हैं।
इसको आप एक तरह से बस याद करने के लिए इसको एक बार देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी कि हाँ मेन जो की पॉइंट है। जैसे कि फ्यूचर का आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का विल या सेल होता है, ठीक है। विल सेल आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, आई वी के साथ आपका सेल लगता है, आगे अभी हम देखेंगे। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया यहाँ पे। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप टू डाउन इसमें जिसमें भी जितने भी फॉर्म है इसके, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, क्यू डब्ल्यू, इन सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इसमें लगता है। फ्यूचर में सबसे ईजी होता है फ्यूचर, और फ्यूचर के क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं क्योंकि ईजी है, ठीक है। कंटिन्यूअस में बी आ जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। शैल बी, विल बी, ये लगता है, ठीक है। और जब हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो शैल नॉट बी, इस फॉर्म में बनता है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव के टाइम में विल सब्जेक्ट फिर बी, या फिर शैल सब्जेक्ट फिर बी। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट शैल या फिर विल जो भी है, सब्जेक्ट नॉट फिर बी, इस तरह से लगता है। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, ओके। फिर हम फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं, इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और इसमें विल या सैल, विल सैल उसके बाद से उसके साथ हैव लगता है, ठीक है। विल सैल उसके साथ क्या लगता है, हैव लगता है, ओके। तो ये हमारा हो गया। इसमें उसी तरह से बनेगा पूरे के पूरे फॉर्म में जितने भी इसके फॉर्म बनेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव जो भी है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। और सीक्वेंस क्या रहेगा कि विल सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से विल सैल, फिर हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। और निगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल सैल नॉट हैव, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, शैल विल हैव बिन, ये इसका पूरा का पूरा इतना सीक्वेंस रहता है। शैल विल जो भी लगाना हो, फिर हैव बिन, ठीक है, क्या रहेगा, हैव बिन लग जाता है, ओके। और इसमें क्या हो जाता है फिर, तो आपका सब्जेक्ट फिर शैल विल हैव बिन आईएनजी फॉर्म, फिर सब्जेक्ट शैल विल हैव नॉट बिन। यहाँ पे याद रखना है कि सब्जेक्ट शैल विल हैव के बाद आपका लगेगा नॉट, ठीक है। कुछ लोग लगा देते हैं, हम गलती से हम भी लगा देते थे जब हम शुरू में पढ़ते थे, तो कि शैल के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, शैल विल फिर हैव, उसके बाद नॉट लगेगा, ठीक है। और सेम उसी तरह से हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी होता है। अब चलिए हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक एक टेंस को एकदम अच्छे से पढ़ते हैं। ये तो हमारा बस ऐसे था कि हम चीज़ों को थोड़ा सा समझ लें कि क्या है ओवरव्यू। अब हम देखते हैं इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो सबसे पहले हम जानेंगे, जो हम प्रोनाउन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पर्सन के बारे में, कि प्रेजेंट टेंस में जो हमारा इंडेफिनिट है, पहले तो हम पर्सन देख लेते हैं। भाई पर्सन हमारा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी होता है। इसका जब हम इसको वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं तो इसमें वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज करेंगे इसका, ठीक है। सेकेंड पर्सन में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा इसमें। थर्ड पर्सन जो होता है हमारा, इसमें यस या ईएस यूज होता है, वो भी किसमें, ही, सी, इट, नेम। जितने भी सिंगुलर होते हैं ना, थर्ड फॉर्म के जितने भी सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं सिंगुलर, ही, सी, इट, और कोई भी नाम, राम वगैरह जो हो गया, तो उसके साथ वर्ब की यस या ईएस फॉर्म लगती है, और यहाँ पे डज नॉट लगता है, ठीक। इतना समझ में आ रहा है। तो जो हमारा थर्ड फॉर्म में ही, सी, इट या फिर कोई नाम अगर आपको लग रहा है उसमें टेंस में, तो वहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। जैसे मान लीजिए ही के साथ गो नहीं लगेगा, ही के साथ गोज लगेगा। यस या ईएस फॉर्म जो भी लगती है वो लगेगा। जैसे ही सिंग्स, नॉट सिंग, इसके साथ सिंग्स लगेगा। ही रन्स, नॉट रन, इसके साथ जो है रन लगेगा, क्योंकि जो हमारा सिंगुलर है, थर्ड फॉर्म का जो सिंगुलर वाला है, उसके साथ वर्ब की यस या ईएस फॉर्म लगेगी, ठीक। और जो हमारा प्लूरल है उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये बहुत ईजी है कि जितने भी पर्सन हैं उसमें सिर्फ थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर है उसके साथ ही बस वर्ब की यस या ईएस फॉर्म लग रही है, बाकी सभी के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रही है। यानी रन, जो भी आपका है, सिंग, वॉश, स्पीक, ये सब सिंगुलर फॉर्म लगेगी, मतलब यस, नॉट यस, ओनली फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यस फॉर्म कहाँ लग रही है, केवल ही, सी, इट और कोई नाम। इसको याद रखिए, आप अपना नाम रख लीजिए, जैसे ही, सी, इट, रोमा, ही, सी, इट, रोमा, ही, सी, इट, रोमा, इस तरह से कोई भी नाम हो आप उसके साथ इसे लगा सकते हैं कि उसके साथ ही बस यस या यस की फॉर्म लग रही है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम आई के साथ देख लेते हैं। आई के साथ हमारी कौन सी फॉर्म लगेगी, सबसे पहले तो वर्ब का कौन सा फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो जैसे मान लीजिए आई गो, आई डू नॉट गो। अगर आप कोई भी एग्जाम्पल को अच्छे से रट लेते हो, मतलब अच्छे से उसको बना लेते हो ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, तो आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप एक बार बोल लो ऐसे अच्छे से कि आई गो, ठीक है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आई डू नॉट गो, डू आई गो, डू आई नॉट गो, वाई डू आई गो, वाई डू आई नॉट गो। बस ये हमको अच्छे से याद रखना है, इसके बेसिस पे हम सब बना लेंगे, ठीक है। बस एक एग्जाम्पल आ जाए। अब हम क्या देखेंगे, जो थर्ड फॉर्म जहाँ पे हमने देखा था कि वर्ब का यस फॉर्म लगता है, तो वो कैसे क्या काम करेगा। तो मान लीजिए सी हमने लिया जिसके साथ वर्ब का यस फॉर्म लग रहा है, तो सी वर्क्स, यहाँ पे वर्क नहीं है, वर्क्स लगेगा, ठीक है। तो ये लगा हुआ है, वर्क्स इन दिल्ली, दिल्ली,
ठीक है। बट जैसे ही इसका निगेटिव बनाते हैं तो वो यस फॉर्म हट जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट वर्क इन दिल्ली, वर्क। डज सी वर्क इन दिल्ली, डज सी नॉट वर्क इन दिल्ली, वाई डज सी वर्क इन दिल्ली, वाई डज सी नॉट वर्क इन दिल्ली। तो इस तरह से होगा, ठीक है। यानी कि जो यस फॉर्म हमारा लग रहा है वो केवल अफर्मेटिव में ही लगेगा। जैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब डज लग जा रहा है, वो चाहे इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, क्यू डब्ल्यू हो, उन सभी में उसका सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। इज इट? अच्छा, यस या यस का यूज कैसे हम करें, कहाँ पे यस लगाएं, कहाँ पे यस लगाएं, तो इसका छोटा सा रूल याद रखेंगे। जैसे जो भी शब्द जिनका अंत जो है सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स या जेड या ओ से हो रहा है, तो इनको हम कैसे बनाते हैं, ई एस जोड़ करके इसको सिंगुलर बनाते हैं। जैसे पनिश है तो पनिशेस, ठीक है, पनिश है तो इसमें हमने ई एस जोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ई एस लगेगा। तो ऐसे जितने भी हैं जिसमें लास्ट में एस एच, सी एच, डबल एस ये आ रहा है तो वहाँ पे हम ई एस जोड़ेंगे। और वहीं जहाँ पे वाई लग रहा है तो वहाँ पे हम आई ई एस जोड़ेंगे। जैसे क्राई है तो सी आर आई ई एस हो जाएगा। उसी तरह से ड्राई है तो वहाँ पर भी वाई की जगह क्या लग जाएगा, आई ई एस लग जाएगा। बट जहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे केवल एस जोड़ के बना देते हैं, जैसे कि प्ले है तो उसमें प्लेस बना दिया, ठीक है, केवल एस जुड़ जाता है यहाँ पे। ओके, अब हम आते हैं कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस जैसे हम कंटिन्यूअस में मेन चीज़ होती है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, इसमें क्या होता है, इज एम आर आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। याद रखना है कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, जो आपको पता है। इज का प्रयोग जो थर्ड फॉर्म है उसके साथ होता है। आर का प्रयोग जो होता है हमारा सेकेंड फॉर्म, और जो थर्ड में का प्लूरल वाला वी और दे वाला था, और फर्स्ट फॉर्म का वी। तो आप इसको बस ऐसे याद रख लो, यू देवी, यू देवी आर, यू देवी आर, यू देवी आर, ठीक है, यू देवी आर ऐसे करके याद कर लो। तो इतना झमेला नहीं पालना पड़ेगा कि कौन से पर्सन है कौन से ये, बस आप ऐसे इजिट याद करो इसको ऐसे ही कि यू देवी इसके साथ क्या लगता है, आर, यू देवी के साथ आर लगता है, और ही सी इट और कोई नाम है तो उसके साथ इज लगेगा, और आई के साथ तो एम लगेगा ही, ठीक। तो कंटिन्यूअस की खास बात की हो गई, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग तो आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, वाई एम आई गोइंग, वाई एम आई नॉट गोइंग, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, एकदम ईजी है। और जैसे कि इस तरह से व्हाट आर यू डूइंग, मतलब यू के साथ जो हमारा है आई एन जी फॉर्म, इसमें सबसे बेस्ट क्या होता है, इसमें आई एन जी फॉर्म सबके साथ लगता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड हो, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, कुछ भी हो, तो आई एन जी फॉर्म लगता है, इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। अब हम आते हैं परफेक्ट में। तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है, और इसमें सारे के सारे जो भी इसके केस होंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्यू डब्ल्यू, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे मैंने ऊपर बताया था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। आई हैव नॉट तो हैव के साथ नॉट लगा, इसका इंट्रोगेटिव हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क, हैव आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, वाई हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क। तो इस तरह से हमारी चीज़ें होती हैं। अब खास बात क्या है याद रखनी है आपको, इसमें हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब होता है, किसके साथ हैज का प्रयोग होगा और किसके साथ हैव का प्रयोग होगा, ये आपको याद रखना है। तो हैज बस याद कर लो, बाकी हैव को छोड़ दो, जितने भी बचे वो हैव के साथ प्रयोग हो जाएंगे, केवल हैज वाला याद रखना है। कैसे, ही सी इट और कोई सिंगुलर नाउन, ठीक है, जैसे सिर्फ राम, राम एंड श्याम नहीं, राम, तो उसके साथ हैज का प्रयोग हो जाएगा। कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हैज का प्रयोग होगा, और ही सी इट के साथ। बाकी जितने भी आई वी दे यू कोई प्लूरल नाउन, तो उनके साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। तो केवल हैज याद रखिए, बाकी हैव वैसे ही हो जाएगा। अब इसमें खास बात क्या है, कुछ कुछ पॉइंट जो है, जैसे कोई वर्ड जैसे कि येट, ऑलरेडी, अप टू, लेटली, रिसेंटली, सो फॉर, एवर, ये सब अगर यूज होते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज होगा, ये बात है। तो अगर आपको मान लीजिए एरर वाले में आता है ये सारे टेंस लगे हुए हैं और उसमें कहीं हैड बीन लग गया, तो हैड बीन नहीं होगा, वो क्या होगा, हैव बीन होगा, क्योंकि इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। जैसे आई हैव ऑलरेडी सीन द मैच, ठीक है, तो सीन के ऑलरेडी के साथ क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। ओके, अगर कोई घटना पास्ट में हुई है तो वहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट की जगह वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, ये खास बात आपको याद रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कोई घटना पास्ट में हो चुकी है, ठीक है, जैसे कि मैं 2 साल पहले मुंबई गया था, मुंबई विजिट किया गया था, तो वहाँ पे आप विजिटेड नहीं लगाओगे, मतलब आप वहाँ पे विजिटेड नहीं लगाओगे, आप वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लगाओगे, और यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये विजिट होगा, ठीक है, नॉट विजिटेड, सॉरी ये विजिटेड ही होगा, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट, मुझे लगा मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रही हूँ वैसे, तो यहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, ये आई विजिटेड ही होगा, ठीक है। तो ये आई हैव नहीं होगा, यानी कि अगर कोई घटना पास्ट में हुई है तो वहाँ आप परफेक्ट नहीं यूज करेंगे, वहाँ पे आप
पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, तो अगर मैं 2 साल पहले मुंबई गया था, ऐसा कुछ आपको बोलना है तो आई विजिटेड मुंबई 2 ईयर्स एगो, क्योंकि आप हैव नहीं लगा सकते हैं, हैव क्योंकि प्रेजेंट टेंस के लिए लगेगा और ये तो घटना पास्ट में हुई है। ठीक है, सेम उसी तरह से मान लीजिए आपको सेंटेंस में दिस इज़ फर्स्ट टाइम, इट इज़ द फर्स्ट टाइम, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पर भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द बेस्ट वाइन आई एवर ड्रिंक, आई हैव एवर ड्रिंक। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट, अगर आपने कहीं पे दिस इज़ द बेस्ट इस टाइप की चीज़ें, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर सीन दिस, इस टाइप से हम बोलते हैं ना, तो वहाँ पे अगर ये सारी चीज़ों का प्रयोग हो रहा है आपके सेंटेंस में कहीं पर भी, तो आप वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। यानी दिस इज़ द बेस्ट वाइन आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर ड्रिंक। ओके, तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया है, आई हैव का प्रयोग किया है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है आपका, कि कोई काम जो है वो शुरू हुआ है प्रेजेंट में ही और वो कब तक ख़त्म होगा ये हमको पता नहीं है। ठीक है, जैसे राहुल हैज़ बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ, राहुल जो है 1 महीने से कोई किताब लिख रहा है। अब इसमें खास बात क्या होती है, सिंस और फॉर का प्रयोग। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का प्रयोग, इसको आपको ध्यान रखना है। फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं, जबकि सिंस का प्रयोग हमें एग्जैक्ट पता हो। जैसे कि मान लीजिए आप बोल रहे हो कि मैं 2 बजे से ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आप सिंस का प्रयोग करोगे, क्योंकि आपको पता है भाई मैं 2 बजे से ये काम कर रहा हूँ। अब आप बोलो मैं 2 घंटे से ये काम कर रहा हूँ, अब वो 2 घंटे कितने बजे से 2 घंटे हैं ये नहीं पता है आपको। मैं 2 सालों से ये काम कर रहा हूँ, अब 2 साल कौन से 2 साल हैं ये नहीं पता है आपको, तो इसमें क्या लगेगा, फॉर का प्रयोग होगा। पर आप बोलो 1987 से मैं ये काम कर रहा हूँ, 2006 से ये मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप एग्जैक्ट जब आपको डेट टाइम पता है तो वहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे, सिंस का प्रयोग करोगे। मान लो आप बोलो मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ, तो इसके लिए भी आप सिंस का प्रयोग करोगे। पर आप बोलो मैं 5 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप टाइम या फिर क्या समय का टाइम, सुबह दोपहर शाम क्या है ये आप नहीं बता पा रहे हो, तो वहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे, फॉर का प्रयोग करोगे। इज इट, जैसे रानी हैज़ बिन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, रानी जो है सुबह से गाना गा रही है, तो यहाँ पे आपको क्या पता है, टाइम पता है एग्जैक्ट कि हाँ भाई सुबह से गा रही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिंस का प्रयोग होगा। पर वहीं देखिए 1 मंथ लिखा हुआ है इसके साथ, तो 1 मंथ पता नहीं कौन सा मंथ है, तो इसके लिए क्या लग जाएगा, फॉर लग जाएगा। ठीक है, ओके, हम कुछ और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जैसे कि यू हैव बीन गोइंग फॉर 7 डेज, अब इसका निगेटिव कैसे हो जाएगा, हैव और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में हैव आगे आ जाएगा, हैव यू नॉट बीन, हैव यू बीन डूइंग, हैव यू बीन गोइंग फॉर 7 डेज। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती से इंट्रोगेटिव नेगेटिव पहले कर दिया है, जबकि हमको ये नीचे करना चाहिए। कोई नहीं, आप समझ सकते हैं चीज़ें। ठीक है, क्यू डब्ल्यू रहेगा तो फिर भी वही चीज़ रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो सेम टू सेम इंट्रोगेटिव के आगे बस क्यू डब्ल्यू का कोई वर्ड लग जाता है, बाकी चीज़ें एज इट इज रहती हैं। ठीक है, तो आपको खास बात इसमें क्या रखना है याद, कि एक तो सिंस और फॉर का प्रयोग जो है, ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें निगेटिव किस तरह से बन रहा है कि हैव नॉट बीन, ये सीक्वेंस, ठीक है, हैव नॉट बीन है। ठीक है, और जब इंट्रोगेटिव हो रहा है तो हैव आगे जा रहा है, बाकी सब्जेक्ट और नॉट बीन इस तरह से एज इट इज रह रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट मतलब कोई काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। जैसे मैं कल मुंबई चला गया था, ठीक है, कल मैं मुंबई गया था, तो कल ही आपने चलना स्टार्ट किया और कल ही आप पहुंच भी गए। यानी कि कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हो रहा है, पास्ट में ही ख़त्म हो जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, जैसे मैंने अपना काम समाप्त कर लिया, मैंने भाई अपना काम समाप्त कर लिया, मैंने पास्ट में कभी शुरू किया था और मैंने ख़त्म भी कर लिया, यानी पास्ट में ही मैंने ख़त्म कर लिया, आई फिनिश माई प्रोजेक्ट। तो इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इसका रूल क्या, वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है यहाँ पे, और जैसे ही हमारा आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, जैसे ही निगेटिव बना, जैसे ही इसमें हेल्पिंग वर्ब आया, आपका जो सेकेंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गया। इज इट, डिड आई राइट अ लेटर, डिड आई नॉट राइट अ लेटर, वाई डिड आई राइट अ लेटर, इस तरह से चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सीक्वेंस क्या लगेगा बस यही है, सेम है। बस हमको ये याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव है, पहला तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, दूसरा जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लगता है उसकी जो है सेकेंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक, अब इसमें की खास बात आप याद रखेंगे, मान लीजिए
इसी सेंटेंस में स्टरडे, प्रीवियस डे, एगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ ये आ रहा है तो वहाँ 100% पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे हिज फादर डाइड लास्ट वीक, उसके पिता जो है लास्ट वीक जो है उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वीक का प्रयोग हुआ है तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से बाकी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि इनके साथ पास्ट इंडिफिनिट का ही प्रयोग होता है। और इसी टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। आपको इजी क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि इसके साथ गलत चीज़ों का प्रयोग, गलत टेंस का प्रयोग कर देगा। स्टरडे के साथ मान लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग कर दिया। और आप सेम उसी तरह से आपका एक और केस है कि यदि सेंटेंस जो है इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम इससे स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर भी पास्ट इंडिफिनिट का ही प्रयोग होगा। लाइक इट इज़ अबाउट टाइम दे टुक देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे टेक का प्रयोग नहीं हो रहा है, यहाँ पे टुक का प्रयोग हुआ है जो कि आपके पास्ट इंडिफिनिट में होता है आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपको सेंटेंस में इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम ये इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे आपका पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग होगा। पर अगर इसके साथ टू का प्रयोग हो गया, लाइक इट इज़ टाइम टू आ गया तो वहाँ पर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, जैसे कि इट इज़ टाइम टू प्ले, इट इज़ टाइम टू गो, इट इज़ टाइम टू रन, इस तरह से वर्ब का वहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लग गया, यानी कि यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग नहीं होगा। अगर इट इज़ टाइम के साथ टू का प्रयोग हो गया या फिर इट इज़ जो भी यहाँ पे लिखा है इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम इनके साथ अगर टू आ गया तो वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। ये आपको याद रखना है। उसी तरह से अगर आपके सेंटेंस में, मतलब ये तो हमने पढ़ ही लिया कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है डू, डज, डिड, इनके बाद सेंटेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पास्ट इंडिफिनिट और जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें क्या डिफरेंस है। कभी कभी इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसमें क्या होता है, कोई काम पास्ट में शुरू होता है और वो प्रेजेंट में जारी रहता है। मतलब कोई काम शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है, तभी ना हम कहते हैं कि वो काम कर रहा है, अभी भी वो 2 घंटे से वो काम कर रहा है, यानी 2 घंटे वो पहले काम शुरू हुआ होगा पर अभी भी वो काम क्या है, अनवरत जारी है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ठीक है, पर कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट बोलते हैं। जैसे आई वेंट टू द वाटर पार्क यस्टरडे, कल मैं क्या गया था, वाटर पार्क गया था। तो आप कल गए थे, कल आप अपना आ भी गए होंगे, मतलब आप कल गए थे देखने वाटर पार्क। वो आप कल से आप अभी तक वो काम कर ही नहीं रहे हैं, आप अभी तक जा नहीं रहे हैं, तो वो काम आपने कल ही शुरू किया और कल ही ख़त्म कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे शी हैज़ वर्क इन दिस फील्ड फॉर 1 ईयर। अब यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया क्योंकि वो भाई 1 साल से काम कर रही है, ऐसा नहीं वो काम आपका 1 साल से जो शुरू की थी वो ख़त्म नहीं कर चुकी है, वो काम अभी भी कर रही है। हाँ, ये बात है कि वो 1 साल पहले से काम शुरू की थी वहाँ करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। एज यू नो कि इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होता है, हमने सबसे पहले यही पढ़ा है। और वाज वर्ब के साथ वर्ब की आपकी आईएनजी फॉर्म लगती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि वी वर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, वी वर नॉट प्लेइंग, वर वी प्लेइंग फुटबॉल। तो सेम उसी एकदम इजी है ये वाला। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आपको वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म ही देखने को मिलेगा इसके सारे फॉर्म में, जितने भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, व्हाटएवर, तो उसमें आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही देखने को मिलेगी। अब हम कुछ खास बात देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम साइमल्टेनियस कामों को दिखाने में भी करते हैं। जैसे कि मान लें आपने कुछ काम अभी किया, उसके बाद तुरंत कोई काम किया, तो साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, ज्यों का तो, मतलब तुरंत कोई काम करना है। जैसे वाइल आई वॉज सिंगिंग ही वॉज रीडिंग, मतलब जब मैं गाना गा रहा था वो पढ़ रहा था। तो ये काम दो काम एक साथ ही हो रहे हैं, तुरंत हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। मीन्स वाइल आई वॉज सिंगिंग ही वॉज रीडिंग। ठीक है, उसी तरह से आपका दोज डे अगर किसी सेंटेंस में लगा हुआ है तो वहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे दोज डे लगा हुआ है, राम एंड राजू वर गोइंग टू प्ले ग्राउंड दोज डेज। ठीक है, तो दोज डे के साथ क्या लगेगा, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। उसी तरह से लगातार घटने या बढ़ने जैसा कोई काम अगर हो रहा है तो उसके साथ भी हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि तुम तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हो। ठीक है, तो जैसे गेट, ग्रो, बिकम, इसके साथ लगता है ना कि यू आर गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर।
कोल्डर एंड कोल्डर, इस टाइप से चीज़ें, मतलब इनके साथ लगातार घटने या बढ़ने जैसी चीज़ों के साथ जो है हमारा पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग। जैसे इट वॉज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर डे बाई डे, लगातार ठंडी क्या हो रही है, दिन पर दिन ठंडी बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, इनके साथ हमारा क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट जो है आपका क्या होता है, जो काम पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का करते हैं प्रयोग। जैसे आई हैड रिटन अ लेटर टू यू, मैंने तुम्हें क्या किया, एक पत्र लिखा है, पत्र लिखा था, मैंने तुम्हें एक पत्र लिखा था। इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सारे के सारे सेंटेंस के फॉर्म में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, ये आपको याद रखना है, कहीं पर भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है, आई हैड रिटन अ लेटर टू यू, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर टू यू, हैड आई रिटन अ लेटर टू यू, हैड आई नॉट रिटन, वाई हैड आई रिटन, वाई हैड आई नॉट रिटन। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके कुछ खास बात देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें, कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं जो जस्ट यदि कोई क्रिया, यदि कोई जो काम है सीक्वेंस में हुई है, जैसे मान लीजिए पहले कोई काम हुआ है उसके बाद कोई और काम हुआ है, मतलब क्रमानुसार कोई काम हुआ है, तो उसमें क्या होता है, जो सबसे पहला वाला काम होता है उसमें पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग होता है। सबसे पहला जो काम होगा उसके सेकेंड वाले में हमारा पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है। कैसे, जैसे बिफोर वी रीच द स्टेशन, जब तक हम स्टेशन पहुंचते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन क्या है, निकल चुकी थी। तो जब तक हम स्टेशन पहुंचते हैं तो ये आपका कैसा टेंस में आ जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट, और तब तक ट्रेन निकल चुकी थी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो मान लीजिए कोई दो घटना साथ में पास्ट में हुई है और उसमें कोई पहले कोई बाद में हुई है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, और दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इसका प्रयोग इमेजिनेशन के सेंस में भी करते हैं। पास्ट जो हमारा परफेक्ट है, इसका प्रयोग हम जैसे बोलते हैं ना, काश मैंने ये काम किया होता, काश मैंने ये इतना मैं यहाँ पे चला जा चुका होता, तो इस टाइप से चीज़ें होती हैं ना, ये हम सारी इमेजिनेशन को शो करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ़ आई हैड कंप्लीटेड दैट वर्क आई वुड इन्फॉर्म यू, अगर मैं ये काम कर लेता तो मैं तुमको क्या करता, सूचित कर देता। ठीक है, तो इस टाइप से इमेजिनेशन के सेंस में भी हमारा पास्ट कंटिन्यूस का परफेक्ट का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ पर प्रेजेंट में क्या है, अभी कंटिन्यू है। ठीक, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे कि सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, वो मेरे लिए 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रही है। सी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, तो हैड नॉट बीन लगता है, और हैड शी बीन, ये आपको याद रखना है कि सीक्वेंस क्या है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का सीक्वेंस याद रखना है। तो सी के बाद हैड नॉट बीन हो जाता है, और जब इंट्रोगेटिव होता है तो हैड सी बीन, हैड सी नॉट बीन, इस तरह से होता है। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो कंटिन्यूअस है, तो सारे के सारे में रहेगा। अब इसमें मान लीजिए बिफोर का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई घटना पहले हुई हो, और एगो का हम, हाँ ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे बिफोर का प्रयोग हम किसी बीती हुई घटना, मान लीजिए कोई ऑफेंस हो गया, कोई घटना हुई, उसके लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। पर बीते समय को हम दिखाने के लिए, मतलब इतने दशक पहले, इतने समय पहले, उसके लिए हम एगो का प्रयोग करते हैं। पर बीते किसी घटना को दिखाने के लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। जैसे हैव यू सीन जॉन बिफोर, क्या तुमने इसके पहले जॉन को देखा। सी हैड लॉस्ट हर प्रीवियस जॉब 3 मंथ बिफोर, वो अपना 3 महीने पहले वो अपना पहले का जॉब जो है वो छोड़ चुकी है, वो खो चुकी है। ठीक है, तो कोई घटना हम जो बीता हुआ घटना उसको दिखाने के लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। बट आई मेट दिस गर्ल 3 ईयर एगो, मैंने 3 साल पहले मैं इस लड़की से मिला था। तो मैं किसका जिक्र कर रही हूँ यहाँ पे, समय, बीते समय का। तो बीते समय का जिक्र करने के लिए आप एगो का प्रयोग करेंगे, बीते कोई घटना के लिए आप बिफोर का प्रयोग करेंगे। अब हम आते हैं फ्यूचर टेंस में। सबसे इजी टेंस फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर टेंस मतलब क्या, भविष्य में होने वाला काम, मैं आने वाला हूँ, मैं ये करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा। ठीक है, इस टाइप से चीज़ें। तो भविष्य में होने वाले कार्य, 2 चीज़ें याद रखनी है इसमें, सैल और विल 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, सैल आपका फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है, यानी आई और वी के साथ, और विल जो है बाकी थर्ड और सेकेंड पर्सन के साथ लगता है। ठीक है, अच्छा अगर ये सैल मान लीजिए कभी कभी विल जो है आपका फर्स्ट पर्सन के साथ, और सैल कभी कभी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ लग जाता है। ये कुछ केसेस होती हैं, जैसे कोई प्रॉमिस, कोई बात एकदम मतलब अटल हो, वो टल ना सके, इन सब सेंस में जो है हमारा सैल और विल क्रॉस कर सकते हैं। यानी सैल जो है फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड और सेकेंड के साथ, और विल जो है फर्स्ट पर्सन के साथ भी लग सकता है।
बट इन द केस ऑफ कोई डिटर्मिनेटिव काम हो, कोई प्रॉमिस वाला सेंस हो, उस सेंस में जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं तो आऊँगा ही, मैंने प्रॉमिस किया मैं तो ये काम करूँगा ही, मैं परीक्षा ज़रूर ही पास करूँगा, ये अटल है, इस टाइप से चीज़ें। जैसे इसका आप इसको कैसे बनाएंगे, आई शैल स्टडी, मैं पढ़ाई करूँगा, आई शैल नॉट स्टडी, शैल आई स्टडी, शैल आई नॉट स्टडी, वाई शैल आई स्टडी, इस टाइप से। हाँ, जब आप शैल और नॉट को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म में, तो शैलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? शैंट। उसी तरह से वॉन्ट हो जाता है। विल नॉट को हम क्या बोलते हैं? वॉन्ट बोलते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, ये जो कि फ्यूचर को दिखाते हैं कि मैं कल ये काम करूँगा, मैं टुमारो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे आपका हमेशा क्या रहेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा। उसी तरह से नेक्स्ट ईयर, अगले साल, अगले महीने, अगली वीक मैं ये करूँगा, तो क्योंकि वो ये शब्द ही सारे के सारे फ्यूचर दिखाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आपका फ्यूचर इंडेफिनिट ही रहेगा। जैसे आई शैल बी 25 ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे, मैं अपने अगले जन्मदिन पे 25 का हो जाऊँगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या रहेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा। पहले से तय कोई फ्यूचर प्लान, जैसे आपने तय कर लिया है मैं कि कल मैं घूमने जाऊँगा, एकदम तय है आपको, तो उसके सेंस में आप फ्यूचर नहीं लगाएंगे, वहाँ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। जब आपको फ्यूचर प्लान तय हो कि कल यही करना ही है, कल यही होगा ही, उस सेंस में आप क्या लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। जैसे द CM विजिट MP टुमारो, CM जो है कल MP आने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं, तो ये एकदम तय है, ये टल नहीं सकता है। तो प्लान फ्यूचर के लिए आप क्या लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। मैंने अभी ये चीज़ बताई थी, कोई थ्रेट हो, कोई वादा हो, इस सेंस में जो है विल क्या हो जाता है? फर्स्ट पर्सन के साथ, और शैल जो है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगता है, मैंने अभी पहले बताया। जैसे ही शैल हेल्प मी, ये प्रॉमिस के सेंस हो गया कि वो मुझे हेल्प करेगा। ये आप नॉर्मल नहीं बोल रहे, वो मुझे ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेगा, क्योंकि ये प्रॉमिस वाला सेंस है, इसलिए यहाँ पे शैल का प्रयोग। तो अगर आपको सेंटेंस में कहीं शैल का प्रयोग दिख रहा है तो वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि वहाँ पे उसका सेंस अलग है। अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस यही है कि आपको इसमें वर्ब का ING फॉर्म लगेगा, ठीक, और इसमें क्या हो जाता है? विल भी लग जाता है। विल और शैल के साथ क्या लग रहा है? बी लग रहा है। जहाँ पर भी बी है तो वो क्या है? कंटिन्यूअस है, ठीक। ही विल बी प्लेइंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग, विल ही बी प्लेइंग, विल ही नॉट बी प्लेइंग, तो नॉट बी, ये चीज़ आप याद रखेंगे कि नॉट बी के पहले क्या लगेगा? नॉट लगेगा, ना कि बी के बाद निगेटिव में, ठीक। वाई विल ही बी प्लेइंग, वाई विल ही नॉट बी प्लेइंग, ठीक। तो कंटिन्यूअस में कुछ खास नहीं है। हम थोड़ा परफेक्ट देख लेते हैं। तो परफेक्ट टेंस क्या होता है? जो काम फ्यूचर में किसी फिक्स टाइम पे कंप्लीट हो जाए, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं। बोलते हैं ना कि फ्यूचर में एकदम परफेक्ट टाइम पे हो जाएगा ये काम, मुझे पता है, कल तक ये एकदम हो जाना है, इस टाइप में हम क्या लगाते हैं? ये लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट। जैसे राम विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, ठीक, राम जो है इस काम को क्या कर लेगा? प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट कर लेगा, एकदम तय है। राम विल नॉट है, मतलब तय वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप बोल रहे हो एक नॉर्मल बात भी, तो फ्यूचर परफेक्ट का सेंस यही होता है कि आप किसी फिक्स टाइम में जो है फ्यूचर में ये काम कर लोगे, ठीक है। तो राम विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, विल राम हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, विल राम नॉट हैव, बस आपको याद क्या रखना है इसमें कि विल के साथ हैव लगता है, और निगेटिव में विल नॉट हैव हो जाता है, और इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हैव जो है, नॉट जो है हैव के पहले ही लगा रहेगा, विल राम नॉट हैव, ठीक। तो बस सीक्वेंस थोड़ा याद रखना है। कुछ खास बात इसमें है कि मान लीजिए कोई दो काम है जो कि एक के बाद कोई दूसरा हो रहा है, तो पहले कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट और दूसरे काम के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रीच देयर, वो वहाँ से क्या हुआ? निकल चुका था जब तक कि तुम पहुँचे, ठीक। तो इस सेंस में पहले काम के लिए हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट लगा रहे हैं, जबकि फ्यूचर परफेक्ट लगा रहे हैं, और जबकि दूसरे काम के लिए क्या लगा रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा रहे हैं। जब दो काम एक के बाद हो रहे हों, जैसे कि मतलब कि मैं आने ही वाला था कि वो निकल गया, वो वहाँ से निकल गया, तो इस सेंस में हम ऐसे लगाते हैं। अब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस कार्य जो अभी कार्यरत है फ्यूचर में भी, मतलब कि आपको कोई काम पता है जो कि अभी फ्यूचर में भी रहने वाला है, फ्यूचर में भी वो क्या रहेगा? अनवरत जारी रहेगा, वो कार्यरत रहेगा, तो उस सेंस में आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं।
एग्जाम्पल है, मान लीजिए आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 6 ईयर, मतलब 6 सालों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मैं रहने वाला भी हूँ। आई शैल नॉट हैव बीन, हाँ सीक्वेंस याद रखना है कि शैल नॉट हैव बीन हो जाएगा, फिर शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव बीन, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है। अब इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग हमको पता ही है कि सिंस का प्रयोग जो है निश्चित समय के लिए, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। जैसे मान लीजिए 2 आवर्स के लिए लगाना है तो वहाँ फॉर हो जाएगा। वहीं जो है आपका 5 ईयर है उसके लिए भी फॉर, पर 5 बजे आपने बोल दिया, 6 बजे, 10 बजे, सुबह से, शाम से ना, 2006 से, 2005 से, इस टाइप से बोलना है तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा टेंस कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम बची हुई जो टॉपिक है जितनी जल्दी हो सकती है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है, चाहे शायद CDP हमें इसके बाद से करना है, तो वो इसके बाद से हम CDP करने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।